हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। विच टॉपिक इज द नेम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा सर आप डायग्राम पहले बना देते हैं, तो डायग्राम मैं पहले इसलिए बना देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आज की वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, तो इसको ध्यान से देखना, गौर से पढ़ना। वीडियो लंबी हो जाती है तो कई लोग देखने में क्या होता है, हिचकिचाहट रखते हैं। तो डायग्राम को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के आधार पर हम डेरिवेशन करते हैं। तो एक एक पॉइंट, एक एक उसका नॉमिनेशन सब बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो हम चालू करते हैं। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। वेलकम टू माय चैनल राज कोचिंग क्लासेस एंड माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस इज स्टार्ट टू नाउ। तो आज का टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to infinite plane sheet of charge। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आज की मेरी टॉपिक ये है। तो सबसे पहले हम एक शीट बना लेते हैं, शीट, और जिस पर हम क्या करते हैं, चार्ज आवेशित करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक शीट लेते हैं, प्लेन शीट। तो डायग्राम को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बनाने में। आप ही लोगों के अनुसार मैंने एक ले लिया शीट, और इसको हम दे दिए चार्ज, गिवन चार्ज प्लस 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 प्लस। ठीक, टेक ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, गिवन चार्ज है प्लस क्यू। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने लिया ये जो शीट है, चार्ज शीट है, इससे एक्सेस पर यहाँ पर समझ लीजिए हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिटरमिनेशंस करनी है एट पॉइंट पी। ओके, तो अब समझ जाते हैं कि ये इनफाइनाइट का मतलब मैं समझाया था। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आकाश तक या बहुत बड़ा होता है। इनफाइनाइट में जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है ना, या दृष्टि के बाहर हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा, हमारे देखने से वस्तु बहुत बड़ा हो, उसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो ये जो शीट है, दिस इज द इनफाइनाइट टूअर टॉप एंड बॉटम लेंथ। समझ लीजिए कि ये अपने ऊपर और नीचे तक इनफाइनाइट है। यहाँ पर अनंत है। ये जो मैंने शीट लिया है, ये शीट जो है अपनी लंबाई के लंबवत, ये क्या है, इनफाइनाइट है। हमको इसके एक्सेस पर क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसका डायरेक्शन, दिशा ज्ञात करना बहुत जरूरी है। यदि हम इसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। यह मैंने ले लिया लाइन सेगमेंट, टॉप एंड बॉटम पर ये ले लिया मैंने लाइन सेगमेंट। ओके, ये लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया। लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वो निकालेंगे। यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। ठीक, अब सबसे पहले हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, इसकी डायरेक्शन।
तो हम इसको मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, ये लाइन सेगमेंट को एट पॉइंट P से। ओके, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी DE। ओके, और ये टॉप में जो हमने लाइन सेगमेंट लिया है ये प्लेन शीट में, उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, और ड्यू टू बॉटम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में DE। ओके, और ये जो लाइन से ये जो लिए हैं हम इसके परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा E। ओके, एनी डाउट? तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से, 2 सेकंड का मैं समय देता हूं आप लोगों को। ओके, एक हम शीट लिए हैं, प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना है, Q है। तो सबसे पहले हम इसकी दिशा ज्ञात करेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने क्या हो गया, इसका टॉप और बॉटम पर हम क्या किए हैं, एक लाइन सेगमेंट ले लिए हैं, और दोनों को हम लाइन सेगमेंट को पॉइंट P से निकाले, इसकी डायरेक्शन DE निकला है टॉप के कारण और बॉटम के कारण, और हमको इसके एक्सेस पर जिसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E होगा, वहाँ पर क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, समझ में आया? हमारा टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट लिया है जिसमें इंटेंसिटी चार्ज कितना हो जाएगा, DQ। ओके, और हमने दोनों को मिला दिया है। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, DE। ओके, कोई डाउट? ओके, आगे चलते हैं। यहां तक क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सपोज द एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैंने ये बताया था कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट। जो जिस डायरेक्शन में एंगल रहता है उसको हम कौन सा लेते हैं, कॉस थीटा की साइन थीटा, बताइए, कॉस थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा। ओके, तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी, हाँ साइन थीटा, और ये जाएगा DE cos थीटा। कोई डाउट? बताइए, क्लियर हुआ? वी हैव डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स व्हेन द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड कंपोनेंट भी कितना होगा, थीटा। देन द कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द D साइन थीटा एंड DB cos थीटा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में हमारा एंगल रहता है उसको cos थीटा लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट एंगल रहता है उसका अपोजिट साइड में हम क्या लेते हैं, साइन थीटा। ओके, और इसका डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन जो अपर एंड टॉप में लिए हैं इसका डायरेक्शन ये हो गया। ओके, इसे कंपोनेंट में डिवाइड किए दिए, दूसरा कंपोनेंट कितना हो जाएगा, D साइन थीटा, और इसके लिए कंपोनेंट कितना हो जाएगा, DE cos थीटा। एनी डाउट? एनी डाउट? अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट जो है अब सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट है D cos थीटा ये ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो हमको ये निकल गया कि जो अपने इनफाइनाइट लेंथ का जो प्लेन शीट है, ये जो इनफाइनाइट लेंथ में है, जितने भी आएंगे कंपोनेंट, जितने भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, सब दिया कैंसिल टू ईच अदर होते जाएंगे, और हमको मिलेगा इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू ये शीट के। ओके, कहने का मतलब होता है ये इस डायरेक्शन में हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, हमको दिशा ज्ञात करना था, तो दिशा हमको मिल गया कि इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ज्ञात करना है। बाकी जो है इसके अब टॉप एंड बॉटम में जो होगा कौन होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये हमने दिशा फाइंड आउट कर लिया। दिशा फाइंड आउट करने के बाद अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले मैं इसको फिर से बनाता हूं। ये हमने ले रहा है, ये मैंने ले लिया फिर से वही शीट, वही चीज है। वहां हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दिया था। सबसे पहले हम इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो डायरेक्शन हमको मिल गई। ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ट था, ये जो प्लेन शीट ऑफ चार्ट था, उसी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया प्लेन शीट ऑफ चार्ट। अब यहाँ से मैंने r डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिए थे जहाँ पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम से। तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया एक पॉइंट, ओके, क्योंकि गॉसेस थ्योरम है। वो गॉसेस थ्योरम किसके लिए अप्लाइड होता है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस, नॉट फॉर ओपन सरफेस। गॉस का जो नियम है सिर्फ बंद आकृति के पृष्ठ के लागू होता है, खुली आकृति के पृष्ठ के लागू नहीं होता है। मैंने बताया था यदि किसी भी आकृति कैसा भी हो, उसके अंदर यदि आवेश रखा होगा तो उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है उसके टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द एनी शेप्स, है ना, और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर, है ना। तो अंदर में यदि चार्ज होगा तभी उसके लिए गॉसेस थ्योरम होगा। यदि चार्ज बाहर में रखा हुआ तो गॉसेस अप्लाइड नहीं होता है। इससे प्रूफ होता है कि गॉसेस थ्योरम अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, नॉट फॉर ओपन सरफेस। तो एक हमने प्लेन शीट के दूसरा और एक परपेंडिकुलर उसके ले लिया, एक दूसरा पॉइंट, ओके। अब यहाँ पर हमें इमेजिनरी सिलेंडर, जिसको हम गॉसियन सिलेंडर भी बोल सकते हैं, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करा। डायग्राम में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। ये मैंने बना दिया। ये ओके, इसका नाम भी दे सकते हैं आप ABCD, या तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था डायरेक्शन मैंने निकाल दिया। अब इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे, है ना। इसका एरिया हम कितना ले सकते हैं, A। तो एरिया वेक्टर हम इसका निकालेंगे, ओके। कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर, बताइए। तो मैंने बताया था एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट्स एरिया, ओके। तो बताइए आप लोग एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, देख लीजिए ध्यान से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है यहाँ पर, चलिए बताइए। एक्चुअल में यहाँ पर कितने सरफेस बन रहे हैं, मैं पहले बताया था formed 3 surface, okay, 4 surface। ये बन गया सर्कुलर प्लेन सरफेस, ओके। दूसरा बन गया एक सर्कुलर प्लेन सरफेस, और एक कर्व सरफेस ये, और एक कर्व सरफेस ये। मान लो इस टाइप का ये सिलेंडर है, तो एक बन जाएगा सर्कुलर प्लेन सरफेस ऐसा, ये एक सर्कुलर प्लेन सरफेस इधर, और एक कर्व सरफेस इधर, और एक इधर, मैंने टॉप और बॉटम में कर्व सरफेस हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन शो कर लेते हैं। ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कर्व सरफेस के लिए, इसको, और एक हो गया ये सर्कुलर प्लेन सरफेस के लिए, ये E1 ले लो, इसको E2 ले लेते हैं, और ओके, E1 E2 इस डायरेक्शन होगा E3, और ये हो जाएगा E4, ओके। मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया है जैसे मैंने निकाला था। अब हम निकालेंगे क्या, एरिया वेक्टर, ओके।
तो आप सबसे पहले बताइए, यहाँ लिख देते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो जाएगा DE1, ओके। और दूसरे का एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया सर्कुलर प्लेन सरफेस फर्स्ट के लिए। दूसरा हो जाएगा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, इसको हम लिख सकते हैं DA2 लेते हैं, इसको DA1 DA ले सकते हो, DA1 ले लो, ओके। DS1 DS2 जो है DA1 कर दो, DA2 कर सकते हैं। इसको हम लेते हैं, इस 3 को यहाँ लिख देते हैं, इसको लिखते हैं ये, इसका एरिया DA3 और चौथा हो जाएगा DA4, ओके। ये मैंने एरिया वेक्टर निकाल दिया। चार, what is the area vector? Area vector is the perpendicular to its area, okay? Area vector is the perpendicular to its area। कोई डाउट हो तो बताइए, देख लीजिए ध्यान से, आपको समय में पूरा दूंगा। कोई डाउट हो तो देख लीजिए। तो यहां पर मैंने कितने बने सर्कुलर, इसमें मैं लिख देता हूं, फॉर्म 3 सरफेस। नंबर 1 सर्कुलर प्लेन सरफेस DA1, ओके। नंबर 2 सर्कुलर प्लेन सरफेस, दूसरा कौन सा हो जाएगा DA4, ओके। नंबर 3 कर्व सरफेस हो जाएगा DA1 एंड कर्व सरफेस DA2, ओके। अब यहां पर हम गॉसेस थ्योरम को देख लेते हैं। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? गॉसेस थ्योरम इज इक्वल टू फाई समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ओके। समेशन टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितने सरफेस में देखिए, पहला सर्कुलर प्लेन सरफेस जिसका इंटेंसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। दूसरा है ये कर्व सरफेस के लिए इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए हमने निकाल लिया था, कैंसिल हो गया था, दोनों अपने परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यहाँ पर हमने निकाल लिया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला था, देयर कैंसिल टू ईच अदर हो गया था। तो ये जो निकाले सर्कुलर प्लेन सरफेस फर्स्ट के लिए एरिया वेक्टर DA1, और दूसरा निकालिए कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये फॉर कर्व सरफेस के लिए, ये भी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड दिस आर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर बॉडी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई टोटल इक्वल टू फाई 1, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन प्लेन 1 प्लस 5, ये क्या जाएगा कर्व 2 प्लस 5 3, या 5 थर्ड कौन सा फिर से कर्व आ गया 3, ये कर्व सरफेस के लिए 3 प्लस 5, ये क्या होगा प्लेन। तो ओके, एनी डाउट? देख लीजिए, मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला ड्यू टू होल सरफेस, है ना। पहला कितना है होगा
सर्कुलर यहाँ कितने सरफेस बन रहे हैं? 4 सरफेस। सर्कुलर प्लेन सरफेस फर्स्ट, सर्कुलर सरफेस दूसरा, कर्व सरफेस इधर, कर्व सरफेस इधर। अब चारों में हम क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, कॉपी करते जाइए, नहीं तो बाद में फिर क्या होता है, लेट हो जाती है। इसे कॉपी करते जाइए। कोई डाउट होगा बताते जाइएगा। ओके, हो गया। चलो, तो व्हाट इज द गॉसेस थ्योरम? गॉसेस थ्योरम इज द फाई, इसको यहां लिख देते हैं। गॉसेस थ्योरम क्या है? फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा। तो सबसे पहले निकालेंगे फाई टोटल। पहला इसके निकालेंगे प्लेन वन A1 इंटू, या ए ही निकाल सकते हैं, A1 इंटू, ये ई रहने देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। A1 इंटू लिखने से कोई मतलब नहीं है, और मैंने बताने के लिए दिया था। A इंटू डे A1 कॉस थीटा प्लस कितना जाएगा? फाइव A2 किधर है? ये कर्व A2 डी A2 कॉस थीटा प्लस थर्ड कर्व ई कर लो, E इंटू डी ए 3 कॉस थीटा। ये किसके लिए? कर्व, ये कर्व 2 था, प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 A इंटू डी ए और ओके। अब देख लीजिए, ये कर्व 2 और कर्व 3, कर्व 2 एंड कर्व 3 या परपेंडिकुलर में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे, यदि मैं यहाँ पर कर्व 2 किधर है? ये यहाँ पर यदि मैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं, और कर्व 3 किधर हो गया? ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं, तो कर्व 2 और कर्व 3 के लिए कितना हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। अब हमको फाई टोटल कितना मिलेगा? A इंटू डी A1, ओके, और प्लस कौन सा मिलेगा? cos 0 की वैल्यू कितना होती है? प्लेन 1 और प्लेन 4, ओके। देख लीजिए यहां तक। कोई डाउट हो तो कॉपी करते जाइए, कोई डाउट हो तो बताते जाइए, समझ में नहीं आ रहा तो। आवाज़ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बातें नहीं होना चाहिए, बात करेंगे समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड देखिए all are equal, DA1 इक्वल टू DA2 इक्वल टू, या DA1 और DA4 इक्वल टू DA। तो हमारा टोटल इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कितना जाएगा? फाई टोटल इक्वल टू 2 इंटू DA। तो फाई टोटल इक्वल टू 2 E, ये निकाल लेंगे इंटीग्रेशन DA। व्हाट इज DA? DA इज द एरिया। तो ये हमारा फाई
है ना, टोटल हमारा निकल जाएगा 2EA। ओके, ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस टू, दो कर्व सरफेस और दो प्लेन सरफेस के लिए हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ओके, अब हमको निकालना है गॉसेस थ्योरम से। तो गॉसेस थ्योरम कहाँ पर बनेगा? देखिए गॉसेस तो ने कहा था, मान लो चार्ज यहाँ पर फैला हुआ है, तो चार्ज डेंसिटी है ना, मैंने 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? माय द वे सिग्मा है। तो ये जो गॉसेस का जो एरिया है, इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। पक्का? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू सिग्मा इंटू ए। ओके, ये जो गॉसेस थ्योरम है, माने गॉसेस का जो ये सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर गॉसियन सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर इमेजिनेशन गॉसियन सिलेंडर बोल सकते हैं, और ये चार्ज है। तो मान लो हमने चार्ज पर यूनिट इसके शीट में कितना लिया है? सिग्मा, और इसका एरिया कितना है? ए। तो टोटल चार्ज दे दीजिए जी, मैंने एक लस्सी खरीदी 20 रुपए की, 1 गिलास लस्सी, तो 5 गिलास लस्सी की तरह 5 × 4 होगा। वैसे ही मैंने पर यूनिट इसका मैंने एक लस्सी 20 रुपए गिलास की खरीदी, तो 5 लस्सी की कीमत कितनी होगी? 20 × 5 × 100 किया मैंने। उसी मैंने ये जी इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ में कितना है? सिग्मा है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? है ना, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, है ना। ये सिग्मा अलग है, और जो गॉसेस ने दिया था समेशन वाला सिग्मा, वो सिग्मा अलग है। तो गॉसेस नियम का फॉर्म क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने निकाल दिया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर इसके अंदर ये जो निकलेगा, है ना, कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू सिग्मा ए। तो गॉस ने जो थ्योरम दिया था समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समेशन Q के जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो दोनों को हम इक्वल करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक चीज मैंने आपको बताना और बात भूल गया, यदि किसी शीट पर चार्ज है तो है ना, तो इंटेंसिटी क्या होता है? दूर होता है। यदि निगेटिव तो करीब आता है। इसको मैं बात बता दूं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड निगेट कितना निकाला था हमने? 2EA इक्वल टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हमको E फाइंड आउट करनी है, तो E इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हमारा जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? देखिए, अगर आप लोग अच्छे समझ रहे हो तो मैं कुछ अगर गलत भी लिख दूं तो आपको उसको बताना पड़ेगा। उतार लीजिए जल्दी जल्दी। देख लीजिए, ठीक लिखा है मैंने? अरे गधे, हाँ